हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदिशय क्लासेस। हम यहाँ कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में जीएस जीके सभी आएगा तो वहाँ आपका इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। ज्योग्राफी का ये टॉपिक है आपका भारत में पर्वत, पठार, मिट्टी, मैदान, जलवायु एवं नदियाँ। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एग्जाम अब बिल्कुल ही सर पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि हिमालय की लंबाई कितनी है। तो लगभग 3500 किलोमीटर है हिमालय की लंबाई। कितनी है फ्रेंड्स हिमालय की लंबाई? 3500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो वो है आपकी हिमाद्री। हिमालय क्या है? एक नवीन वलित पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी जो है सबसे उत्तरी मतलब सब नॉर्दर्न मोस्ट और सबसे ऊंची श्रेणी जो है उसका नाम है हिमाद्री। अगला है कि भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस श्रेणी में अवस्थित है? फ्रेंड्स, आपको जो है ये जो मध्य भारत में जितने दर्रे हैं इसका ट्रिक का वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर जो आपकी कंचनजंगा है किस श्रेणी में स्थित है? भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं और जो सबसे ऊंचा शिखर है हिमालय का, इंडिया का, तो वो है आपके हिमाद्री में ही है ये। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है आपके माउंट एवरेस्ट, ये आपके नेपाल में पड़ती है। हिमालय की ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 1848 मीटर है। कई जगह फ्रेंड्स आपको 1850 मीटर मिलेगी। आपको जैसा कि पता है कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है तो उसकी हाइट जो है बढ़ती जा रही है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में तथा तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में इसे कोलोलंगमा कहा जाता है। नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माता, और तिब्बत में क्या कहते हैं? कोलोलंगमा कहते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? शिवालिक है। हिमालय का पाद प्रदेश क्या है फ्रेंड्स आपका? शिवालिक जो है हिमालय का पाद प्रदेश है। मतलब कि हिमालय के जो सबसे दक्षिणतम जो है आपका वो है आपकी शिवालिक श्रेणियां। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत जिसकी ऊंचाई जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। भारत का सबसे, ये फ्रेंड्स भारत का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट आबू पर्वत एक टूरिस्ट प्लेस है राजस्थान में। उसकी गुरु शिखर जो है वो सबसे उसकी हाईएस्ट पीक है। तो आपको उसका नाम बताना है फ्रेंड्स, तो उसका नाम है आपका अरावली। अरावली जो है एक अपशिष्ट पर्वत है, ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है और ये अपशिष्ट इसलिए है क्योंकि अब इसका क्षरण होना शुरू हो गया है, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि ये राजस्थान में स्थित है। वैसे फ्रेंड्स ये आपके गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, लेकिन मेनली अगर देखेंगे तो ये राजस्थान में ज्यादा है। अगला है हमारा क्वेश्चन, अरावली के पूर्व से बनास नदी और पश्चिम से निकलने वाली नदी का हमें नाम बताना है। तो इसके पूर्व से जो है आपकी बनास नदी निकलती है फ्रेंड्स, और इसके पश्चिम से लूनी नदी निकलती है जो राजस्थान के रेगिस्तान में ही बहते बहते सूख जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि कच्छ के रण में जो है ये जाते जाते तक गायब हो जाती है, ये समुद्र से नहीं मिल पाती है। फ्रेंड्स ये हमारे सारे लिंक हैं, आप जो है इन पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे ग्रुप से ऐड होकर के फ्री कंटेंट और टाइम पर नोटिफिकेशन पा सकते हैं। पश्चिमी घाट है, तो बताइए पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश पठारों का कगार है। मतलब जो ऐसा पठार जो कि कहीं भ्रंश मतलब वो टूट करके कुछ समुद्र के नीचे दबा, या फिर वो एक तरफ से उठ गया है एक तरफ से झुक गया है, तो जो है आपका इस तरीके के पठारों का कगार है पश्चिमी घाट। भ्रंश पठारों का कगार है आपका पश्चिमी घाट। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों घाट जो हैं आपके कहाँ स्थित हैं? बताइए जल्दी से फ्रेंड्स कि ये तीनों घाट कहाँ स्थित हैं? तो ये जो है आपके कहाँ स्थित हैं फ्रेंड्स? ये आपके पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है और इनका अन्य नाम क्या है? सह्याद्री है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये तीनों दर्रे पश्चिमी घाट में स्थित है और अन्य नाम क्या है? सह्याद्री है।
पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? ये आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। जो आपका पूर्वी समुद्री तट से कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट जो होता है आपका क्या कहलाता है? आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। अगला है पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र डैश तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या होता है? तो ये कोंकण तट और मालाबार तट होता है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है, कहाँ से फ्रेंड्स? आपका जो गुजरात एरिया है वहां से गोवा तक का है, तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है। ठीक है, तो गुजरात से गोवा वाले एरिया को कहा जाता है, गुजरात से गोवा तक के पश्चिमी तट को कहा जाता है कोंकण तट, और उसके नीचे जो आपका मंगलौर है, मंगलौर से और कन्याकुमारी तक के तट को कहा जाता है मालाबार तट। जो आपका मालाबार तट है ये एंशियंट टाइम से ही, प्राचीन समय से ही आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हब रहा है। और जो हमने पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हमारा कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे याद रख लीजिए कि कन्याकुमारी से और आपका लगभग ये आंध्र प्रदेश तक का जो तट है आपका ये कोरोमंडल तट कहलाता है। और कोंकण आपका कौन सा है? तो गुजरात से लेकर के गोवा तक है आपका कोंकण तट, और कोंकणी भाषा बोली जाती है वहाँ पर आपकी गोवा में, और मंगलौर से कन्याकुमारी तक है आपका मालाबार तट। होप फ्रेंड्स आपका ये क्लियर हो गया होगा, आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? तो ये आपके पलानी पहाड़ी में स्थित है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? आपका ये आपके पलानी पहाड़ी में स्थित है। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है, इसके बिना पेपर नहीं बनता। तो कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? ये है आपके पालनी पहाड़ियों में आपका कोडाई कनाल स्थित है। मैं एक बार और रिपीट करूंगी क्योंकि कोडाई कनाल और पालनी पहाड़ियाँ दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपका कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। अगला है हमारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में जो है आपकी कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। फ्रेंड्स ये हमारा जैसे कि ये हमारा ये जो है हमारा मान लीजिए इंडिया है, साउथ इंडिया। ठीक है, तो आपका जो ये आता है आपका पश्चिमी घाट, और यहाँ से आता है आपका पूर्वी घाट, और जहाँ पर ये इनका मीटिंग पॉइंट होता है तो वो आपकी नीलगिरी पहाड़ी पर ही इसका मीटिंग पॉइंट होता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है फ्रेंड्स? आपकी दोदा बेटा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो है आपकी अनायमोदी। अनायमोदी जो है आपकी पश्चिमी घाट की फ्रेंड्स सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स आपकी अनायमोदी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी दोदा बेटा। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूरा बन सकता है आपका ये श्योरली, कि जो आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं जो आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन पॉइंट होता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी हमें बतानी है तो वो है आपकी दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो वो है फ्रेंड्स आपकी अनायमुदी, जो आपकी अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। अनायमुदी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी अन्नामलाई पहाड़ियों पर अनायमुदी स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है फ्रेंड्स आपका? तो दक्कन का पठार जो है ये भारत में सबसे बड़ा पठार है, और ये आपके लावा से बना हुआ है। अगला है कि माहिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स बताइए जल्दी से कि माहिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। माहिम तट तथा दक्कन पठार, माहिम तट तथा दक्कन पठार फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखेंगे कि भारत का रूर क्या कहलाता है? तो भारत का रूर जो है ये छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, जैसे कि आपकी रूर घाटी में मिलते हैं वैसे ही, इसलिए छोटे नागपुर को पठार को भारत का रूर कहा जाता है। फ्रेंड्स आप जो है हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं इन लिंक्स के थ्रू, ताकि आपको फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन सभी चीज़ें टाइम पे अवेलेबल होती रहे।
मालवा पठार कहाँ स्थित है? मालवा पठार कहाँ स्थित है? तो अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में मालवा पठार स्थित है। मालवा पठार कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? आपका अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य आपका मालवा पठार स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी जो है आपके पूर्वी घाट में स्थित है। मेनली जो आपका उड़ीसा वाला एरिया है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट है आपका, सॉरी उड़ीसा स्टेट वाले एरिया में आपका महेंद्रगिरी है, और ये जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स आपका धूपगढ़। नर्मदा और ताप्ती के मध्य जो है आपका सर्वोच्च शिखर कौन सा है फ्रेंड्स? आपका धूपगढ़ है, नर्मदा और ताप्ती के मध्य का। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सा आपका ब्लॉक पर्वत है फ्रेंड्स? आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि सतपुड़ा जो है वो आपका एक ब्लॉक पर्वत है और इसका सर्वोच्च शिखर है आपका धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर है इसकी हाइट। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मेघालय में स्थित है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इन्हीं में फंस करके जो है बादल बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, और मासिनराम और चेरापूंजी स्थान आपका यही है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में किस नदी पर स्थित है? धुआंधार वाटरफॉल जो है फ्रेंड्स आपका ये नर्मदा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है और सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में पड़ता है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है आपके भारत का सबसे बड़ा नदी मुख। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई किससे हुआ है? निक्षेपों से हुआ है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण, जिसे गंगा का मैदान कहते हैं, तो जो गंगा है और उसकी सहायक नदियां हैं उसके द्वारा जो डिपॉजिट्स होता है, जो नदियां अपने साथ बहा करके लाती हैं उनको जमा करती जाती हैं, उसी से मैदानों का निर्माण होता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है, तो ये आपका पेड प्लेन कहलाता है। पेड प्लेन जो होते हैं आपके पवन द्वारा निर्मित मैदान होते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल पूछा जाता है कि आपके पेड प्लेन्स कैसे बनते हैं, तो ये आपके पवन के द्वारा, हवाओं के द्वारा जो भी कुछ उड़ा करके लाया जाता है, रेत, बजरी, मिट्टी, बालू, और उसको जिस एरिया में फैला दिया जाता है तो वहाँ पर एक मैदान बन जाता है, उसे पेड प्लेन मैदान कहा जाता है। इससे पहले इंसिल वर्ग पूछा जा चुका है, तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेड प्लेन। भारत की लंबी नदी गंगा है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से भारत के गंगा की उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से आपकी गंगा की उत्पत्ति होती है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और यमुना की उत्पत्ति यमुनोत्री से होती है, ये भी आपके उत्तराखंड में पड़ता है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो ये आपकी गंगा कहलाती है। फ्रेंड्स गंगा जो है आपकी भागीरथी के नाम से उद्गम होता है इसका, और आगे चल के इसमें अलकनंदा नदी जब मिल जाती है तो ये जो है इन दोनों के मिलने के बाद में इसका नाम गंगा होता है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का। और ये संगम कहाँ होता है फ्रेंड्स? आपके ये होता है आपके देवप्रयाग में। और मैं आपको यहाँ ये बता दूँ फ्रेंड्स कि पीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपका 2017 या 18 में पूछा था। ठीक है, तो देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? भागीरथी और अलकनंदा का होता है, और वहां से नाम पड़ता है गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है, जिसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। भारत की सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? तो वो है वैगई नदी, भारत की सबसे दक्षिण में स्थित नदी। भारत की सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है फ्रेंड्स? आपकी वैगई नदी है। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पद्मा, जमुना या ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में आपकी जो गंगा नदी है उसका नाम बदल करके पद्मा, जमुना हो जाता है।
ये जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तब इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है। पहले इसे जमुना नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो ये आपकी मेघना के नाम से जानी जाती है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, जिसकी सहायक नदी है आपकी बराक। बराक जो है मेघना की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है। इसका नाम है फ्रेंड्स माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे छोटा सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये आपके गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और ये क्या नाम है इसका? सुंदरबन डेल्टा है जो आपके वेस्ट बंगाल में निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल में सियांग कहा जाता है तथा असम में इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को सियांग कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र जो है आपकी दिहांग नाम है आपके किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको एक लाइन के अंदर 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो कितना कम टाइम में हम कितना अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, पूछा जाएगा बिल्कुल एग्जाम में कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में क्या है? सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है? सियांग है। और असम में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, आंख बंद कर लीजिए, इमेजिन कीजिए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या कह रहे हैं? सियांग कह रहे हैं, और आपका जो असम है वहाँ पर दिहांग कह रहे हैं। सांगपो सियांग दिहांग, सांगपो सियांग दिहांग, ऐसे रट लीजिए, सांगपो सियांग दिहांग। उधर तिब्बत ऊपर पड़ता है तो वहाँ पे है आपकी सांगपो, उसके नीचे आपका पड़ेगा क्या? अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पर है आपकी सियांग, और उसके बाद आपका पड़ेगा असम, तो वहाँ पर है दिहांग। और जब ये गंगा से मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। आगे बढ़ेंगे, कावेरी नदी कहलाती है, तो कावेरी जो है आपकी दक्षिण की गंगा कहलाती है और गोदावरी जो है आपकी बूढ़ी गंगा कहलाती है। प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी और दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो है आपके नासिक महाराष्ट्र के निकट त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से होता है। किसका? गोदावरी नदी का। गोदावरी का जो उद्गम है फ्रेंड्स आपका कहाँ से होता है? गोदावरी, तो गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? आपके नासिक के निकट त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से, आपका त्र्यंबकेश्वर से आपका गोदावरी का उद्गम होता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जवाब जब मुहान पर होता है तो किसका निर्माण होता है? तो आपके डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, नदी अपने साथ जो भी अवसाद लाती है अगर उसे समुद्र के मुहान पर इकट्ठा करती है, ठीक है, तो वो अपने ही मार्ग को अवरुद्ध कर लेती है, अपने ही रास्ते को मतलब रोक देती है और वो यहाँ वहाँ से निकलना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से आपके डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि ये आपकी एक नदी आ रही थी, अब इसने यहाँ पर जो है अपने मिट्टी को जमा करना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। अब जब यहाँ पर मिट्टी जमा होगी तो कुछ इसका पानी ऐसे निकलेगा, कुछ पानी ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा, है ना। तो ये देखिए, ये ट्रायंगल बनने लगा है आपका एक, तो इसी को बोला जाता है डेल्टा। आगे बढ़ेंगे हम। जो नदी नहीं बनाती है उसके मुहान को कहते हैं। जो नदी जो है आपका डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, तो उसके मुहान को क्या कहते हैं? एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स होता ये है कि आपकी नदी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है, या फिर ऐसा है कि पहाड़ों से, ढलानों से बह रही होती है, तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने साथ जो भी अवसाद या जो भी मिट्टी पत्थर कंकड़ लाती है उनको कहीं जमा ही नहीं कर पाती है, वो अपने साथ बहाती लेके चली जाती है और जाकर के उसे जो उसका समुद्र में जहाँ भी जाकर वो मिलती है वहाँ उसके अंदर ले जाती है सीधा, तो उस स्थान को एस्चुरी कहा जाता है। सिंपल भाषा में बोलूँ फ्रेंड्स अगर मैं,
तो डेल्टा जो है आपका ज़मीन पे बनता है, ठीक है। मतलब अगर नदी ने अपना अवसादों को ज़मीन पर इकट्ठा कर दिया है तो डेल्टा बनेगा, और अगर नदी ने अपने इन्हीं अवसादों को ले जा करके समुद्र में इकट्ठा कर दिया है तो वो आपकी एस्चुरी हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपके अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले में, यहाँ से आपकी नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी अधिकांश कहाँ बहती है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में बहती है अधिकांशतः। उसके बाद नर्मदा जो है आपकी गुजरात में चली जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि इन लिंक्स के थ्रू आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन होकर के फ्री कंटेंट, टेस्ट और जो है टाइम पर नोटिफिकेशन सब कुछ पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उसे डिपोजिशन या निक्षेपण कहा जाता है। नदी जो रास्ते में बहती हुई जो काट छाट करती है तो उसे क्या कहेंगे हम, अपर्दन करती है नदी, और फिर आगे ले जाकर के उसे जहां पर जमा करती है, डिपोजिट करती है, उसे निक्षेपण कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा क्या कहलाती है, गुजरात की जीवन रेखा जो है आपकी नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है फ्रेंड्स आपकी, तो ये आपकी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपकी दो पहाड़ी अपभ्रंश घाटियों के बीच से बहती है। ऊपर है आपकी विंध्याचल और नीचे है आपका सतपुड़ा, तो इसलिए ये जो है बिल्कुल सीधी बहने वाली नदी है। सबसे ज्यादा सीधी बहने वाली नदी आपकी कौन सी है, नर्मदा है, क्योंकि ये अपभ्रंश घाटी से बह रही है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है फ्रेंड्स, तो ये है आपकी यमुना, जो कि आपकी गंगा की सहायक है। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन किस नदी का है, तो गंगा नदी का जो है भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नदी बेसिन वह क्षेत्र होता है फ्रेंड्स जिसमें जो है वो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाव क्षेत्र होता है, उसे नदी बेसिन कहा जाता है। असम का शोक कहलाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में बहुत ज्यादा बाढ़ लाई जाती है। और बिहार का शोक जो है आपकी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कौन है फ्रेंड्स, आपकी कोसी नदी है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पैडोलॉजी कहलाता है, क्योंकि मिट्टी जो है मिट्टी को पैडो कहा जाता है और लॉजी होता है अध्ययन। झीलों का अध्ययन कहलाता है आपका लिम्नोलॉजी। क्या कहलाता है फ्रेंड्स आपका, लिम्नोलॉजी कहलाता है आपका झीलों का अध्ययन। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए, हर जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा कि लिम्नोलॉजी आपका कौन सा अध्ययन है, झीलों का अध्ययन है। लिम्नोलॉजी आपके झीलों का अध्ययन है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम कि चट्टानों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है चट्टानों का अध्ययन, क्योंकि चट्टानों के लिए पेट्रो वर्ड यूज किया जाता है। तो चट्टानों का अध्ययन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पेट्रोलॉजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग लाइक भी करेंगे। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है तो वो है आपकी जलोढ़ या दोमट मिट्टी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, बट प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा जिस वजह से आपने डिसलाइक किया है। हाँ, तो सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है फ्रेंड्स, तो वो आपकी जलोढ़ या दोमट मिट्टी है, जो सर्वाधिक उपजाऊ है और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपकी जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा और मध्य प्रदेश में भी आपकी सबसे ज़्यादा मिलने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया में बहुत सारी नदियाँ हैं और मध्य प्रदेश भी नदियों का मायका है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर कहते हैं। बूढ़े लोगों से आप याद कर सकते हो, बा से बूढ़ा, बा से बांगर, है ना, तो पुरानी है, पुराने लोग, है ना, पुराने लोग बूढ़े लोग होते हैं। तो आप इस तरीके से इजीली याद कर सकते हो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, खादर कहा जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, तो कपास की खेती के लिए आपकी काली मिट्टी उत्तम होती है। काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में अधिक है, महाराष्ट्र में आपकी काली मिट्टी का विस्तार अधिक है, क्योंकि दक्कन ट्रैप चट्टानें वहां मिलती हैं जो कि आपकी लावा से निर्मित है।
लेड ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्राय होता है लाल। ठीक है, लेड ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है फ्रेंड्स? लाल होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किस तत्व की उपस्थिति के कारण या अधिकता के कारण होता है? तो वो लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? तो वो होती है लैटेराइट मिट्टी। ये भी आपके लाल रंग की होती है। जिस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, वहाँ आपकी लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है फ्रेंड्स? आपकी लैटेराइट मिट्टी होती है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है फ्रेंड्स? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून से 5 जून तक भारत में क्या होता है? भारत में मानसून का आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह में। 1 जून से 5 जून तक क्या होता है? भारत में मानसून का आगमन होता है केरल में। ठीक है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है, कहाँ से होता है? केरल से प्रारंभ होता है 1 जून से 5 जून के मध्य में और जून के प्रथम सप्ताह में। और 15 जून तक जो है आपका मानसून लगभग मध्य भारत तक पहुंच जाता है और जुलाई अंत तक ऊपर जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाता है। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में आपकी रबी की फसल बोई जाती है। और खरीफ की फसल जो है फ्रेंड्स आपकी जून जुलाई में बोई जाती है और ये जो है आपके अक्टूबर नवंबर तक काट दी जाती है। और रबी की फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट दी जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि हैं। देखो, गेहूं है, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये है आपकी फ्रेंड्स रबी की फसल। जबकि जो आपका धान है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये है आपकी खरीफ की फसल। आप बहुत इजीली इन्हें याद कर सकते हो। आप देखो, जो आपकी खरीफ की फसल है, तो खरीफ भी थोड़ा बड़ा वर्ड है रबी से। रबी में ओनली आपके कितने वर्ड्स आते हैं? 2 आते हैं। ये है आपका रबी, है ना। रबी में सिर्फ 2 वर्ड्स है, खरीफ में 3 है, तो रबी से बड़ा है खरीफ। और अगर आप इनकी फसलों के नाम भी देखेंगे तो रबी की फसल के नाम छोटे छोटे होते हैं। गेहूं, जौ, चना शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं। मटर, सरसों, आलू, राई, ठीक है। और ऐसे ही जो है आपकी, अब वहीं आप जो है खरीफ की फसल देखो तो इनके नाम थोड़े लंबे रहते हैं। धान बोलने में थोड़ा प्रेशर लग रहा है ना। गन्ना, तिलहन, तिलहन तो अपने आप में 4 वर्ड से मिलकर बना है। ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, है ना। 3-4 वर्ड्स का रहता है, एक ट्रिक ये है। और बाकी अगर आप लोगों ने खेती किसानी की होगी तो पता ही होगा, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली नहीं देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? आपका अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह किससे निर्मित हुए हैं? तो ये आपके प्रभाल कोरल से निर्मित हुए हैं लक्षद्वीप समूह। और अंडमान निकोबार जो है ये आपके हिमालय का ही एक्सटेंशन है। बेल्लोर के निकट है। बेल्लोर के निकट क्या है? बेल्लोर के निकट आपका श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप स्थित है। बेल्लोर के निकट क्या है आपका? श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप स्थित है फ्रेंड्स। श्रीहरिकोटा ये वही स्थान है जहां से आपका काफी सारे रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जाता है, जिसे शॉर्ट में सार भी कहा जाता है। श्रीहरिकोटा रिसर्च सेंटर। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है 36। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप याद कर लीजिए, ये है आपका आंड्रोट। आंड्रोट जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है फ्रेंड्स? आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है आपका, बताइए जल्दी से। बिट्रा है और सबसे बड़ा है आंड्रोट, सबसे छोटा है बिट्रा। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रोट है।
और सबसे छोटा द्वीप है बिटरा। लक्षद्वीप के लोग क्या कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम भाषा बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं फ्रेंड्स? मलयालम बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो निर्मित है ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो आपकी ज्वालामुखी से निर्मित है। अंडमान निकोबार की राजधानी है आपकी क्या? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? आपकी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और क्या कहा जाता है? तो मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है, मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी शैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स। क्या नाम है इसका? शैडल पीक है, जो आपके उत्तरी अंडमान पर स्थित है। क्या नाम है? शैडल पीक। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? तो दक्कन दर्रा आपके दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच में दक्कन पास आपका स्थित है। दक्कन दर्रा या दक्कन पास कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच में आपका दक्कन पास स्थित है। जो आपका दक्षिणी और लघु अंडमान के मध्य में आपका है दक्कन पास। आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि दक्कन और दक्षिण एक ही मतलब होता है। तो दक्कन पास आपके दक्षिण दक्कन दक्षिण और आपको दूसरा जो याद रखना है वो लघु अंडमान। तो एक तो आप याद रख ही सकते हो, है ना। तो दक्कन पास की बात आएगी तो दक्षिण तो ढूंढना ही है आपको, और उसके साथ में लघु बस देख लीजिएगा। फिर आता है आपका अंडमान द्वीप का मूल निवासी है। मतलब अंडमान द्वीप पर जो जनजाति रहती है उन्हें ओंग कहा जाता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अंडमान द्वीप के मूल निवासी हैं, तो ओंग जो है अंडमान द्वीप के मूल निवासी हैं। ये लिंक आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ाती हूँ मैं। निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं शोम्पेन। निकोबार द्वीप समूह के निवासी कौन है फ्रेंड्स? आपके शोम्पेन है निकोबार द्वीप समूह के निवासी। कौन है फ्रेंड्स आपके निकोबार द्वीप समूह के निवासी? शोम्पेन है। शोम्पेन आपकी जनजाति है जो निकोबार द्वीप समूह पे रहती है। और अंडमान पे कौन रहते हैं? आपके ओंग। आ से ओंग और आ से अंडमान, और जो आपके निकोबार पे रहते हैं आपके शोम्पेन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वो आपके बैरन आइलैंड पर मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है फ्रेंड्स। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीएससी के 2017 या 18 में ही पूछा था कि बैरन आइलैंड क्या है। ठीक है, बैरन क्या है? एक आइलैंड है कि एक ज्वालामुखी है? इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये बैरन आइलैंड पर स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी आपका बैरन ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड पर है, मध्य अंडमान के पूर्वी भाग पर ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम कि ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है? तो ये नारकोंडम उत्तरी अंडमान में ज्वालामुखी द्वीप है। ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है फ्रेंड्स आपका? तो नारकोंडम जो है आपका उत्तरी अंडमान में एक ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोंडम जो है फ्रेंड्स आपका उत्तरी अंडमान पर एक क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है। और दूसरा हमने क्या देखा था? बैरन, ये मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में है, और नारकोंडम उत्तरी अंडमान पर है। आदम ब्रिज कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आदम ब्रिज स्थित है। आदम ब्रिज कहाँ है फ्रेंड्स आपकी? एडम्स ब्रिज। ये वही ब्रिज है जिसे राम जी ने श्रीलंका पहुंचने के लिए बनाया था, वही है ये। तो ये आपका अंडमान और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर न्यू मूर द्वीप स्थित है, जो आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है। उसी के आगे आपको न्यू मूर द्वीप मिल जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये जो न्यू मूर द्वीप है ना फ्रेंड्स, इन्हीं के आसपास है आपका
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिंदू टूरिज्म प्लेस है, मेरे माइंड से निकल गया है, सागर करके कुछ है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब मैं नेम आपको नहीं बता पा रही हूँ, मेरे माइंड में है। अगर आप लोग को याद आए तो कमेंट कीजिएगा कौन सा बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। यहीं ये इन दीपों पर ही है वो। बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं आ रहा है तो बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर कौन सा है? न्यू मोर द्वीप है। अंडमान गंगा सागर, हाँ आपका गंगा सागर है यहीं इसी एरिया में, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व किस नाम से जाना जाता था? तो ये काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता से पहले। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा होता है कि इसे काला पानी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर किसी इंसान को आप अगर छोड़कर आ जाओगे तो वो भागकर कहाँ जाएगा, आसपास बस पानी ही पानी है, तैर कर भी वो कहीं नहीं पहुंच सकता है, इतना ज़्यादा दूर दूर तक सिर्फ पानी होता है, इसीलिए इसे काले पानी की सज़ा कहा जाता था अंग्रेज़ों के टाइम पे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता के पूर्व किस नाम से जाना जाता था? काला पानी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो जम्मू के नज़दीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग थी, ठीक है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? जम्मू कश्मीर के नज़दीक जो है आपका बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। जम्मू के नज़दीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। कौन है फ्रेंड्स? जम्मू के नज़दीक बनिहाल में जो आपकी पीर पंजाल सुरंग है, ये है आपकी सबसे लंबी सुरंग भारत की। आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? शिमला थी अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी। आगे देखेंगे, और ये एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है तो ये कौन सी है? आपकी जम्मू के नज़दीक पड़ती है बनिहाल, और ये आपकी पीर पंजाल में, बनिहाल जो एरिया है उसमें पीर पंजाल सुरंग है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों के समय भारत की राजधानी शिमला थी। सेब उत्पादन में अग्रणी कौन है? जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टेहरी बांध उत्तराखंड में है, इसका निर्माण 2006 में हुआ था। ये किस नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका टेहरी, कहाँ है? उत्तराखंड में है। निर्माण कब हुआ था टेहरी बांध का? 2006 में हुआ था। तो टेहरी बांध आपका किस नदी पर है? ये आपका भागीरथी नदी पर है टेहरी बांध। होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेहरी बांध। तो टेहरी बांध जो है ये भारत में का सबसे ऊंचा बांध है। टेहरी बांध उत्तराखंड में है। निर्माण हुआ 2006 में। तो और ये आपका किस नदी पर है? भागीरथी पर। भागीरथी टेहरी, भागीरथी टेहरी, ठीक है। भागीरथी टेहरी बांध, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भागीरथी किसका नाम है? गंगा का भी नाम है। और आप लोगों ने अगर पौराणिक कथाएं सुनी हो तो ये सुना होगा कि जो गंगा नदी है ये भगवान श्री हरि के चरणों से निकली है ना। तो श्री हरि की जगह आप टेहरी कर लो, हरि टहरी, श्री हरि टहरी, और भागीरथी गंगा का नाम है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि भागीरथी नदी पर जो आपका बांध है वो आपका है कौन सा? टेहरी बांध। उत्तराखंड में निर्माण हुआ है, उत्तराखंड में है ये, निर्माण हुआ है 2006 में। अगला देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो महानदी पर है उड़ीसा में, ये भारत का सबसे लंबा बांध है और सबसे ऊंचा बांध है फ्रेंड्स आपका टेहरी बांध, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में 2006 में बना है। और हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है भारत का, और ये आपकी महानदी पर उड़ीसा में है। इसका निर्माण फ्रेंड्स बहुत पहले ही हो गया था, 1956 में हो गया था, 56 में। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र कहाँ है? सभी को पता है, हरियाणा में है कुरुक्षेत्र का मैदान से आपको कुश्ती जैसा कुछ याद आता होगा, और हरियाणा के लोग बहुत ज़्यादा कुश्ती करते हैं तो इजीली याद हो जाएगा। प्लासी जो है पश्चिम बंगाल की किस स्थल है? प्लासी जो है पश्चिम बंगाल के कहाँ है? तो ये नदिया जिले में है प्लासी, जहाँ पर आपके प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी कहाँ है फ्रेंड्स आपका? पहले तो ये है पश्चिम बंगाल में, अगर राज्य पूछ ले, और जिला पूछ ले तो नदिया जिले में है।
नदिया के पार मूवी देखी होगी आप लोगों ने। आगे देखते हैं हम, हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध किस राज्य से है? तो हल्दी घाटी जो है आपके राजस्थान में है, हल्दी घाटी का मैदान। वह कौन सा राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है? तो वो हरियाणा है, जहां पर सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत हरियाणा को ही बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत हरियाणा को क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर कहते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब स्थापित की गई थी? तो भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब स्थापित की गई थी फ्रेंड्स? तो ये 1876 में कानपुर में भारत की ऊनी वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी। जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से एक बार आंख बंद करके रिवाइज कर लीजिए कि भारत में ऊनी वस्त्र की मिल जो है आपकी पहली मिल कब स्थापित की गई थी? ये आपकी 1876 में भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में स्थापित हुई थी फ्रेंड्स। और कहाँ हुई थी? ये आपकी कानपुर में स्थापित हुई थी। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो चमोली उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? चमोली उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। हुंडरू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर किस राज्य में है? तो आपका ये है आपका झारखंड में। हुंडरू वाटरफॉल जो है ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस राज्य में है? झारखंड में है आपका हुंडरू वाटरफॉल स्वर्ण रेखा नदी पर। आगे देखेंगे फ्रेंड्स हम, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को जो है बिहार से अलग कर दिया गया था। बिहार पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में जो है बिहार आपके पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया गया था। कब कर दिया गया था फ्रेंड्स आपका बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग? 1912 में किया गया था बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग। और उड़ीसा को बिहार से कब अलग कर दिया गया था? ये आपका 1936 में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। और बिहार से पश्चिम बंगाल को 1912 में, ठीक है। बिहार से दो चीज़ों को अलग किया, पहले किया पश्चिम बंगाल को अलग 1912 में और फिर किया उड़ीसा को अलग 1 अप्रैल 1936 को। पहला सूती वस्त्र मिल को कब स्थापित किया गया? तो ये आपके 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया फ्रेंड्स आपका पहला सूती वस्त्र मिल? 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। और ऊनी वस्त्र मिल आपका कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका जो है 1876 में स्टैब्लिश किया गया था कानपुर में, ऊनी वस्त्र का पहला मिल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ऊनी वस्त्र का पहला मिल पूछे तो 1876 में ये नंबर देख रहे हो आप, कितना बढ़िया नंबर है। उल्टी गिनती लिखती है सीधी सीधी, 8 7 6 और अगर उल्टे से पढ़ोगे तो 6 7 8, ठीक है। और ये कहाँ है? लोकेशन क्या है? कानपुर है। और अगर सूती वस्त्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला सूती वस्त्र मिल कब स्थापित किया गया, तो आपके कोलकाता में 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया। कब किया गया फ्रेंड सूती वस्त्र? आपका 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया कोलकाता में। वो है कानपुर में, ये है कोलकाता में, फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था? 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में। भारत का पहला उर्वरक फर्टिलाइजर, अब देखो हमने ऊनी वस्त्र देख लिया, हमने सूती वस्त्र देख लिया, ठीक है। अब हमें देखना है भारत में पहला उर्वरक का यानी कि फर्टिलाइजर का कारखाना कहाँ लगाया गया? तो ये आपके रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया। और ईयर क्या है फ्रेंड्स? 1900। सूती वस्त्र का पहले लगाया है